अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 जमादिय सानी 1447 से जुड़ी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हैदराबाद से कुवैत जाने वाली इंडिगो की परवाज की मुंबई में आज मंगल की सुबह हंगामी लैंडिंग की गई। सिक्योरिटी एजेंसियों को मुबैना तौर पर आज एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें बम की धमकी दी गई थी, जिसने फौरी कार्रवाई का इशारा किया। सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की तहकीकात कर रही है। तैयारे को एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक इंडिगो की एक परवाज आज मंगल की सुबह हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से कुवैत के लिए रवाना हुई। टेक ऑफ के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट को एक धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई जिसमें जहाज पर बम की धमकी दी गई थी। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरी तौर पर परवाज का रुख मुंबई की तरफ मोड़ दिया, जहां वो बाहिफाजत लैंड कर गई और तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया। मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि लैंडिंग के बाद तैयारे को आइसोलेशन पार्किंग में ले जाया गया, जहां बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर सिक्योरिटी टीमों ने मुकम्मल तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अभी तक कोई मशकूक चीज या धमाका खेज मवाद नहीं मिला है। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज मंगल को वोटिंग जारी है, जिसमें सैकड़ों म्युनिसिपल काउंसिलों और नगर पंचायतों के लिए पहला मरहला मंगल की सुबह से शुरू हुआ। ये मल्टी फेज इंतखाबात 31 जनवरी 2026 तक मुकम्मल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत कराए जा रहे हैं। आज मंगल को 264 म्युनिसिपल काउंसिलों और 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग शुरू हुई। वोटों की गिनती 4 शोबे को होगी। दीगर बड़े बल्दियाती इदारों के निज़ामुल औकात का ऐलान होना बाकी है। हिंदुस्तान में तमाम नए मोबाइल फोन्स अब संचार साथी ऐप के साथ पहले से इंस्टॉल होंगे। हुकूमत के महकमा टेलीकम्युनिकेशन ने एक हिदायत जारी की है जिसमें मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की जरूरत है ताकि मोबाइल हैंडसेट्स की सदाकत की तस्दीक की जा सके। मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों के अंदर तमाम नए हैंडसेट्स पर संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना होगी। महकमा टेलीकम्युनिकेशन की हिदायत पर कहा गया कि अगर कंपनियां तामील करने में नाकाम रहती है तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संचार साथी पोर्टल 2023 में बनाया गया था। पोर्टल का मकसद गुमशुदा मोबाइल फोन्स और जाली वेब लिंक्स की इत्तला देना और ब्लॉक करना है। ये सारिफिन को अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शंस की तादाद तलाश करने और बैंकों और मालियाती इदारों से काबिल एतमाद राब्तों की तस्दीक करने में भी मदद करता है। ऐप के जरिए फ्रॉड की इत्तला देना इसकी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से इंतहाई आसान है। संचार साथी ऐप सारिफिन को हिंदुस्तानी नंबरों से बैनुल-अक़वामी कॉलों की इत्तला देने में भी मदद कर सकती है। इसके लिए फ़ोन पर OTP की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने महकमा टेलीकम्युनिकेशन की हिदायत को मुस्तरद कर दिया जिसमें संचार साथी ऐप को नए मोबाइल हैंडसेट्स पर पहले से इंस्टॉल करने की जरूरत है। इसे गैर आईनी करार दिया और इसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि राजदारी का हक जिंदगी और आज़ादी के बुनियादी हक का एक लाजमी हिस्सा है। उन्होंने कहा महकमा टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से यह हिदायत गैर आईनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। बीजेपी को मजबूत बनाने और इनकी क़यादत में सेहत, केमिकल और खाद के शोबों में हिंदुस्तान की तरक्की को उजागर करने में इनके ताउन की तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की सुबह लिखा, JP नड्डा को इनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात। वो अपनी शाइस्ता और मिलनसार शख्सियत के लिए बड़े पैमाने पर काबिल एहतराम है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मंगल को आसाम दिवस के मौके पर आसाम के लोगों को पुरजोश ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मोदी की क़यादत वाली NDA हुकूमत के तहत पिछले 9 सालों ने रियासत में अमन और इस्तेकाम लाया और इसे तरक्की और तालीम के बढ़ते हुए मरकज में तब्दील किया है। उन्होंने आने वाले सालों में इस पेशरफ्त को जारी रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज मंगल की सुबह कहा कि आसाम दिवस पर आसाम की हमारी बहनों और भाइयों को दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात। ये मौका अहम दौर की शान को याद करता है और आसाम की भी भरपूर सकाफत की हिफाजत के लिए हमारे अज़्म को मजबूत करता है। रियासत महाराष्ट्र के सिंगोला में एकनाथ शिंदे ग्रुप के रुकने असेंबली शाहजी बापू पाटिल के दफ्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड के छापे ने महाराष्ट्र में हुक्मरान मिजाज में इख्तलाफात के ताल्लुक से जारी बातों पर मुहर लगा दी है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मारे गए छापे के बाद शिवसेना उद्धव के तर्जुमान संजय रावत ने वहां युवती पर जोरदार हमला किया। उन्होंने एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना को निशाना बनाया और कहा बीजेपी के लीडर अमित शाह ही इसे तबाह करेंगे। रावत ने दावा किया कि कम से कम 35 MLA शिंदे ग्रुप से अलग हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि शिंदे की सेना को खोखला करने के लिए बुनियाद रखी जा चुकी है। संजय रावत ने पीठ में छुरा घोंपने की बीजेपी की आदत का हवाला देते हुए कहा कि शिंदे को हटाने के लिए वो वैसे ही कार्रवाई होगी जैसी मुत्तहिदा शिवसेना के साथ की गई थी।
मुल्क की 9 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 3 इलाकों में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी और इसमें BLOs की मौत की वारदातों का मामला पार्लिमानी इजलास के पहले दिन अपोजिशन ने दोनों ऐवानों में शिद्दत से उठाकर इस पर फौरी बहस का मुतालबा किया, जिसकी वजह से जहां लोकसभा में कार्रवाई कई बार इल्तवा का शिकार होने के बाद आज मंगल तक के लिए मुलतवी की गई थी, वहीं राज्यसभा से अपोजिशन ने बतौर एहतजाज वॉकआउट किया। हुकूमत जो इस मौजू पर बहस को टालने की कोशिश करती नजर आ रही थी, उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बहस से इनकार नहीं करती, मगर अपोजिशन का इसके लिए टाइमलाइन पर इसरार गलत है। कार्रवाई के आगाज़ से कल पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो इंतखाबी नताइज की हार या जीत से ऊपर उठकर पार्लियामेंट को मायूसी या गुरूर का मैदान ना बनाएं और अवाम की उम्मीदों और जमहूरियत के खतरों के मुताबिक पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लें। मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, जिन्होंने यमन में हिंदुस्तानी नर्स निमिषा प्रिया की जान बचाने में हुकूमत की गैर मामूली मदद की थी, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू को खत लिखकर वफ़ इमलाक की तफसीलात अपलोड करने के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल में मुसलसिल टेक्निकी खराबियों के फौरी अजाला और डेडलाइन में तोसी का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर की डेडलाइन के बावजूद मुल्क भर के हज़ारों मुतवल्लियों और इदारों को पोर्टल की सुस्त रवि, टेक्निकी गलतियों और डिजिटल रसाई की कमी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने डेडलाइन में कम से कम 1 साल की तौसीक की अपील की है। एक बार मोबाइल में नंबर की तस्दीक होने के बाद सिम निकाल देने पर भी इस पर आराम से इसी नंबर का व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप चलते हैं। अब हुकूमत ने इस पर रोक लगाने के लिए ऐप कंपनियों को 90 दिनों का वक्त दिया है। टेलीकम्युनिकेशन के महकमे ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, चैट, जोश, जियो चैट और सिग्नल मैसेजिंग जैसे ऐप्स को हिदायत दी है कि वो 90 दिनों के अंदर हिदायत की मुकम्मल तामील को यकीनी बनाएं और 120 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करें। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन की मियाद में तौसीक के मामले पर जमात उलमा अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन अवैसी और दीगर मिली तंजीमों और शख्सियात को उस वक्त शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मियाद में तौसीक करने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने जस्टिस दीपानकर दतिया और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने मिली तंजीमों के दलाइल पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत के इस नुक्ते को कबूल किया कि वक्त तरमीमी कानून की दफ़ा 3B के तहत रजिस्ट्रेशन की मियाद में तौसीक के इख्तियारात वक्फ ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं और इस मामले में भी ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकता है। गुज़िश्ता 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने सैकड़ों शहरों के नाम बदले और रेलवे स्टेशनों के नाम भी बड़ी तादाद में तब्दील किए गए। अब मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद गवर्नर हाउस यानी राजभवन का नाम एक के बाद दीगर तब्दील हो रहे हैं। 28 नवंबर को आसाम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने नोटिफिकेशन जारी कर राजभवन का नाम लोक भवन रखने का ऐलान किया था। फिर मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करके कोलकाता राजभवन को दार्जिलिंग राजभवन और बैरिकपुर फ्लैग स्टाफ हाउस का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। बोस ने खुद पुराना बोर्ड हटाया और नया बोर्ड लगाया। इस तरह नोटिफिकेशन फौरी असर से नाफिज हो गया। आसाम और मगरबी बंगाल के बाद कुछ दीगर रियासतों में भी राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखा जा चुका है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक 1 दिसंबर को केरला और तमिलनाडु के राजभवन को भी ऑफिशियल तौर से लोक भवन नाम दे दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत के 2 साल की तकमील के ज़िमन में अजला के दौरे का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में चीफ मिनिस्टर 6 अजला का दौरा कर रहे हैं और 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल समिट के बाद दूसरे मरहले का आगाज होगा। रेवंत रेड्डी ने आज नारायणपेट जिला मक्थल असेंबली हल्के का दौरा किया और 118 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, जुप्पल्ली कृष्णा राव, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, वी श्रीहरि और जिले के अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने 8 करोड़ की लागत से मक्थल म्यूनसिपलिटी के तहत तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 25 करोड़ रुपए के सरफे से कामों का आगाज किया गया। सड़कों की तामीर के लिए 82 करोड़ 32 लाख रुपए मुख्तस किए गए। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में तेलंगाना के ज़ेर-ए-इल्तवा उमूर को शिद्दत के साथ पेश करते हुए इंसाफ का मुतालबा करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से लोकसभा और राज्यसभा के अरकान को मरकज से ज़ेर-ए-इल्तवा उमूर की तफसीलात पेश की गई। वज़ीर आला ने दीगर पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को भी तफसीलात रवाना करने की हिदायत दी ताकि मरकजी हुकूमत से इंसाफ की अपील की जा सके। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्लियामेंट सेशन के आगाज के बाद अरकान पार्लियामेंट से रफ्त पैदा किया और ख्वाहिश की कि तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज पर फंड्स की इजराई के लिए दबाव बनाया जाए। जिस तरह मुल्क की तमाम रियासतों में राजभवन के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना राजभवन का नाम भी बदलकर अब लोक भवन कर दिए जाने का इम्कान है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को एक मकतूब रवाना करते हुए नामों में तब्दीली की सिफारिश की।
مکتوب میں کہا گیا کہ موجودہ ناموں میں انگریزی دور کی یاد آتی ہے، اس لیے انہیں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ حکومت کے ایک اہم شہری انتظامی فیصلے کو سبز جھنڈی مل گئی ہے۔ گورنر جشن دیو ورما نے بلدیات اور میونسپل کارپوریشنز کو GHMC میں ضم کرنے کے آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے، جس کی فائل حکومت کو موصول ہو گئی اور توقع کی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت حکومت گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ واضح ہے کہ حالیہ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں توسیع کو منظوری دی گئی تھی۔ اس فیصلے کے مطابق حیدرآباد تلنگانہ کو اربن ایریا کی تمام بلدیات اور میونسپل کارپوریشن GHMC کا حصہ بن جائے گی۔ کابینہ نے بیرونی آؤٹر رنگ روڈ ORR انڈر باہر اور ملحقہ 27 میونسپلٹیز اور کارپوریشنز کو GHMC میں شامل کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کے پرانے شہر کے عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ اولڈ سٹی میٹرو ریلوے کنیکٹیویٹی پروجیکٹ کو تیزی سے آگے بڑھانے اہم پیش رفت میں مالیاتی سال 2025-26 کے بجٹ میں میٹرو کنیکٹیویٹی اولڈ سٹی اسکیم کے تحت 125 کروڑ روپے کی انتظامی منظوری جاری کر دی گئی۔ اس سلسلے میں میٹروپولیٹن ایریا اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ جیو جاری کیا۔ حکومت نے محکمہ فائنانس کو ہدایت دی کہ جاری کردہ رقم فوری طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ میٹرو لمیٹڈ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ فنڈز کی تازہ اجرائی سے پرانے شہر میں میٹرو کی توسیع کے عملی کاموں میں تیزی پیدا ہوگی۔ شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن نے ملک کے بہترین پولیس اسٹیشنوں کی فہرست میں 7واں مقام حاصل کر کے قومی سطح پر اعزاز حاصل کیا ہے، جبکہ تلنگانہ میں پہلے نمبر پر رہا۔ وزارت داخلہ کی سالانہ جائزہ رپورٹ کئی معیار کی بنیاد پر پولیس اسٹیشنوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتی ہے، جن میں ریکارڈ کی دیکھ بھال، عوام دوست رویہ، شکایت کے بروقت ازالہ، صاف صفائی، لینڈ اسکیپنگ اور مجموعی پیشہ ورانہ مہارت شامل ہے۔ شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن نے ان تمام شعبوں میں شاندار کارکردگی دکھائی، جس کے نتیجے میں وہ ہندوستان کے بہترین کارکردگی دکھانے والے اسٹیشنوں میں شامل رہا۔ سائبرآباد کمشنریٹ کے تحت آنے والا یہ پولیس اسٹیشن اس سال قومی سطح کی سرکردہ 10 فہرست میں شامل ہونے والا تلنگانہ کا واحد پولیس اسٹیشن رہا۔ رکن قانون ساز کونسل رحمت بیگ قادری نے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے منگل ہاٹ ڈویژن اسما ہوٹل کے پاس مجلس کی نمائندگی پر منظورہ VDCC روڈ کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر یوسف سابق کارپوریٹر، وارسی سابق کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ قادری نے بتایا کہ اسدالدین اویسی کی ہدایت پر GHMC کمشنر سے کامیاب نمائندگی کرتے ہوئے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے منگل ہاٹ ڈویژن اسما ہوٹل کے پاس 45 لاکھ روپے کے لاگت سے CC روڈ منظور کروائی، جس کا کام مکمل ہو گیا۔ مقامی بلا مذہب و ملت عوام نے اسدالدین اویسی اور رحمت بیگ کا شکریہ ادا کیا اور کثرت سے گلپوشی و شال پوشی کی۔ سلطان ہند حضرت سید خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 814ویں عرس شریف میں شرکت کرنے زائرین کی اجمیر شریف آمد و واپسی کے لیے اسپیشل ٹرینوں کا انتظام کرنے مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے DRUCC رکن محمد رفیق اور ابتدائی مجالس کے ذمہ داران کے ساتھ ریل نیلائم سکندرآباد پہنچ کر ریلوے کے اعلیٰ عہدیداروں سے تفصیلی بات چیت کی اور اسپیشل ٹرینوں کی آمد و رفت کی تاریخ اور اوقات کو مقرر کیا۔ ماجد حسین رکن اسمبلی نامپلی نے پرنسپل چیف آپریشنز مینیجر B روی چندر اور ریلویز کے دیگر عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و سابق رکن اسمبلی سخت علیل ہیں اور OAC اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں مصنوعی اعلیٰ تنفس یعنی وینٹیلیٹر پر رکھا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی ڈاکٹر سے رابطے میں ہیں اور صحت کی حالت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بہتر علاج کی ہدایت دی ہے۔ مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا نے امت المسلمین سے خواہش کی ہے کہ وہ احمد پاشا قادری کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سال 2025 کا آخری سپر مون 4 دسمبر کی شام حیدرآباد کے آسمان پر نمودار ہوگا، جسے ماہرین فلکیات نے گولڈ مون کا نام دیا ہے۔ شہر کے فلکیاتی حلقوں میں اس منفرد فلکی نظارے پر کافی جوش پایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر موسم صاف رہا تو حیدرآباد کے شہری شام کے وقت مشرق کی جانب چاند کے طلوع ہونے پر اس کا عام سے بڑا روشن اور واضح نظارہ کر سکیں گے، چونکہ سپر مون اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار میں زمین کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس لیے یہ چاند معمول کے مقابلے میں 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ ماہرین کے مطابق شام 5:30 بجے سے 7 بجے کے درمیان چاند کا نظارہ سب سے زیادہ دلکش ہوگا۔ شہر کے مقامات جیسے گولکنڈہ قلعہ، ٹینک بنڈ، چار مینار کے اطراف کے علاقے اور نیکلس روڈ اس شاندار منظر کو دیکھنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی ایڈز ڈے کے موقع پر حیدرآباد کے عذرا پبلک اسکول آصف نگر میں ہائی اسکول کے طلباء و طالبات میں اس مہلک اور لا علاج بیماری کے تعلق سے واقفیت اور حفاظت، جانکاری اور بچاؤ کے لیے ایڈز
اویئرنیس پروگرام منعقد کیا گیا۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس نے طلباء اور طالبات میں جانکاری پیش کی اور بتایا کہ اس بیماری کا پورا نام ایکوائر امیون ڈیفنس سنڈروم ہے۔ یہ بیماری انسانی جسم کے امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ مدافعتی نظام ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اگر یہی کمزور ہو جائے تو فی الفور انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ چیئرمین جناب محمد ولی اللہ صاحب، ڈائریکٹر گروپ آف اسکول ڈاکٹر شہباز مرزا و ڈاکٹر فائزہ ولی اللہ صاحبہ، ٹیچنگ اسٹاف پرنسپل محترمہ فردانہ سعیدہ صاحبہ بھی موجود تھے۔ پروگرام کے اختتام پر اسکول ہیڈ بوائے محمد مصطفیٰ صدیقی نے میڈیکل ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔